दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस अध्याय के पहले भाग में हम समझेंगे स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम विषय से, जो है स्थिर वैद्युत विभव। दोस्तों, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य कहलाता है स्थिर वैद्युत विभव। अब जैसे यहाँ पर इस आवेश Q की वजह से जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मान लेते हैं कि उसका प्रभाव यहाँ इस वृत्त की सीमा तक है। अब मान लीजिए कि किसी एकांक धनावेश जिसे यहाँ Q से दर्शाया गया है, इसे अनंत बिंदु से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं किसी निश्चित बिंदु तक लाने के लिए हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य की मात्रा को ही कहा जाता है स्थिर वैद्युत विभव। आइए अब समझते हैं कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक धनावेश Q है, जिसकी वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र किसी निश्चित दूरी तक अनुभव किया जा सकता है। इस आवेश से अनंत दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जहाँ से हमें कोई एकांक धनावेश Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु तक ले जाना है। आइए इस बिंदु पर लगने वाले सदिशों की दिशाओं को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, तो क्योंकि ये क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु धनावेश से उत्सर्जित होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर होंगी, वहीं R दूरी पर स्थित बिंदु के लिए स्थिति सदिश की दिशा भी ठीक वैसे ही बाहर की ओर होगी। यानी दोनों ही सदिशों E तथा dr समान दिशा में है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किया गया कार्य होता है बल तथा स्थिति सदिश का अदिश गुणनफल, यानी dw बराबर होगा F.ds। और यहाँ पर F है विद्युत क्षेत्र यानी E, जबकि ds है स्थिति सदिश dr। यानी यहाँ पर किया गया कार्य होगा dw बराबर E.dr, या अदिश गुणनफल नियम के अनुसार इसे लिख सकते हैं dw बराबर E dr cos थीटा। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर E तथा dr एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री। और क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1, इसलिए यहाँ हम cos थीटा का मान रखेंगे 1 और समीकरण बनेगी dw बराबर E dr। अब किया गया कुल कार्य निकालने के लिए हमें इसे करना होगा इंटीग्रेट। और क्योंकि हम एकांक आवेश को अनंत से R दूरी तक लेकर गए थे, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट भी होगी अनंत से R, यानी समीकरण आएगी इंटीग्रेशन 0 से W dw बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R E dr, जिसमें E का मान रखने पर आता है W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 dr। दोस्तों, इसे हल करने पर आता है W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, यानी R दूरी पर आवेश Q की वजह से विभव V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। जबकि अगर अनंत बिंदु पर देखें तो विभव हो जाएगा 0। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विभव स्थिति सदिश के साथ साथ घटता जाता है। इसके अतिरिक्त विभव एक अदिश राशि होती है। अब मान लीजिए कि हमें एक के स्थान पर आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस परिस्थिति में मान लेते हैं कि हमारे पास 3 आवेश Q1, Q2 तथा Q3 है, जिनके कारण
बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि इन बिंदु आवेशों के बिंदु P से स्थिति सदिश R1, R2 तथा R3 हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन आवेशों के कारण विभव प्राप्त करेंगे और अंत में इन सभी विभव को मिलाकर यानी जोड़कर प्राप्त होगा बिंदु P पर कुल विभव। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव का मान, जो होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण विभव होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। और ठीक इसी तरह Q3 आवेश के कारण विभव होगा V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे R3। अब दोस्तों कुल विभव निकालने के लिए हम इन सभी विभव का योगफल निकालेंगे, यानी V बराबर होगा V1 जमा V2 जमा V3, जिसका मान आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 बटे R1 जमा Q2 बटे R2 जमा Q3 बटे R3। आइए अब आज के विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। आवेश 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि आवेश Q जिसकी वजह से उत्पन्न विभव की गणना हमें करनी है वो है 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलाम तथा R दूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर या यूं कहें कि 0.09 मीटर। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो दोस्तों यहाँ पर सभी राशियों का मान रखने और हल करने पर V आता है 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के साथ। दोस्तों जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अल्प दूरी से पृथक दो समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ दो समान किंतु विपरीत आवेश जिन्हें एक अल्प दूरी 2a से पृथक किया गया है मिलकर बनाते हैं एक विद्युत द्विध्रुव। इसके अतिरिक्त वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है म्यू बराबर q गुणा 2a, जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसके अतिरिक्त इसका मात्रक होता है बेबाई, जो बराबर होता है 1/3 गुणा 10 की घात 29 कूलाम मीटर के। आइए अब समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र को हमने मूल बिंदु O पर रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करता है, यानी विभव जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है वह भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। यानी किसी द्विध्रुव के कारण विभव उसके दोनों आवेशों के कारण विभव का योग होगा। आइए मान लेते हैं कि हमें यहाँ बिंदु P पर विभव का मान प्राप्त करना है। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार वह धनात्मक Q तथा ऋणात्मक Q आवेश के कारण विभव का योग होना चाहिए। मान लेते हैं कि बिंदु P की Q से दूरी R1 तथा ऋणात्मक Q से R2 तथा मूल बिंदु O से R है। इसके अतिरिक्त यह बिंदु P मूल बिंदु O से
थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आवेश धनात्मक q के कारण विभव होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r1, जबकि ऋणात्मक q के कारण विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऋणात्मक q बटे r2। दोस्तों अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर विभव होगा इन दोनों विभव का योग, यानी v बराबर v धनात्मक आवेश के कारण जमा v ऋणात्मक आवेश के कारण। अब v1 तथा v2 का मान रखने तथा इसे हल करने पर समीकरण आता है v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 घटा 1/r2। अब ज्यामिति द्वारा r1 की घात 2 बराबर होगा r की घात 2 जमा a की घात 2 घटा 2a r cos थीटा, तथा r2 की घात 2 बराबर होगा r की घात 2 जमा a की घात 2 जमा 2a r cos थीटा। दोस्तों यदि हम यहाँ पर r1 के लिए देखें तो दाएं पक्ष से r की घात 2 कॉमन निकालने पर आता है r1 की घात 2 बराबर r की घात 2 ब्रैकेट 1 घटा 2a cos थीटा बटे r जमा a की घात 2 बटे r की घात 2। अब हम r को a की तुलना में अत्यधिक बड़ा मान लेते हैं तथा केवल a बटे r के प्रथम कोटि के पदों को ही सम्मिलित करते हैं। तो r1 की घात 2 आता है r की घात 2 ब्रैकेट 1 घटा 2a cos थीटा बटे r, जबकि ठीक इसी प्रकार r2 की घात 2 आता है r की घात 2 ब्रैकेट 1 जमा 2a cos थीटा बटे r। इसके अतिरिक्त इनका व्युत्क्रम आएगा 1/r1 बराबर होगा 1/r ब्रैकेट 1 घटा 2a cos थीटा बटे r की घात ऋणात्मक 1/2। दोस्तों जिसमें द्विपद समीकरण का उपयोग करके a बटे r के प्रथम कोटि पदों को सम्मिलित करके आता है 1/r ब्रैकेट 1 जमा 2a cos थीटा बटे r। ठीक इसी प्रकार 1/r2 बराबर होगा 1/r ब्रैकेट 1 जमा 2a cos थीटा बटे r की घात ऋणात्मक 1/2। दोस्तों इसमें भी द्विपद समीकरण का उपयोग करके और a बटे r के प्रथम कोटि के पदों को सम्मिलित करके समीकरण आता है 1/r ब्रैकेट 1 घटा 2a cos थीटा बटे r। अब जैसा कि हमने ज्ञात किया था कि बिंदु P पर कुल विभव होगा v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 घटा r1 घटा 1/r2। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले दोनों समीकरणों से 1/r1 तथा 1/r2 का मान रखें और हल करें तो आएगा v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा बटे r की घात 2। और क्योंकि तो QA होता है द्विध्रुव आघूर्ण जिसे म्यू या P द्वारा लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर समीकरण बनेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे r की घात 2। अब P cos थीटा होता है P डॉट r कैप, यानी विभव को लिख सकते हैं V बराबर P डॉट r कैप बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 2। दोस्तों अब मान लीजिए कि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है, तो इस स्थिति में थीटा होगा 0 डिग्री, जिसकी वजह से P डॉट r कैप का मान आता है P, यानी विभव V होगा प्लस माइनस P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 2। इसके अतिरिक्त एक अन्य परिस्थिति जिसमें हम मान लेते हैं कि बिंदु P द्विध्रुव के विषुवत पर स्थित है, यानी यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री, जिसके कारण P डॉट r कैप का मान आएगा 0 और विभव V भी हो जाएगा 0।
आइए अब समझते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है, यानी आप इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से लेकर आए तो प्रत्येक स्थिति में आपको समान कार्य ही करना पड़ेगा। ऐसे पृष्ठ को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। अब जैसे यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण बनने वाले दो समविभव पृष्ठ V1 तथा V2 दर्शाए गए हैं। इन दोनों ही पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। इसके अतिरिक्त किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा होता है, जबकि दो भिन्न आवेशों के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक रेखा एक समविभव पृष्ठ को दर्शाती है और दो समान आवेशों के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, इनके अलावा समविभव पृष्ठ के कुछ गुण भी होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। इसके अतिरिक्त दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करते, यानी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। और तीसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव पृष्ठों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2, जिसे हमने क्लास 11th में समझा था। दोस्तों, इस प्रमेय के अनुसार किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि उसके पथ पर, और यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किया गया कुल कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है। अब जैसे यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है जो संरक्षी होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक फुटबॉल किसी बिंदु ए पर है जो इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर है। हम इस बॉल को बिंदु ए से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु बी तक लाना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए हम 3 पथ का उपयोग करते हैं। पथ 1 जो कुछ इस तरह से है, दूसरा पथ जो कुछ ऐसा है, और तीसरा पथ जो ऐसे है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार बिंदु ए से बिंदु बी तक बॉल को लाने में किया गया कार्य इन तीनों पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी इन तीनों ही परिस्थितियों में किया गया कार्य बराबर होगा, और ये बराबर होगा दोनों ही बिंदुओं पर बॉल की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के, जिसे लिखा जा सकता है W A से B बराबर U1 घटा U2। अब ठीक इसी तरह मान लीजिए कि हमें 3 आवेशों को अनंत दूरी से मूल बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित दूरी तक लाना है। तो आवेशों के इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसे प्राप्त करने के लिए हमें गणना करनी होगी इन तीनों आवेशों को अनंत से इन बिंदुओं तक लाने में किए गए कुल कार्य की, जो बराबर होगा कुल स्थितिज ऊर्जा के। तो आइए जानते हैं
इन आवेशों को इस स्थिति में लाने के लिए कुल कितना कार्य करना पड़ा। सबसे पहले आवेश Q1 के लिए अगर हम देखें तो इसे अनंत से मूल बिंदु से R1 दूरी तक लाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में लाने के लिए आवेश Q1 को किसी बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा। तो इस स्थिति में लाने के बाद आवेश Q1 अपने आसपास एक विभव बना लेगा जिसका मान होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। अब मान लीजिए कि हम एक और आवेश Q2 को अनंत दूरी से इसके पास किसी निश्चित बिंदु पर लेकर आते हैं। ऐसा करने के लिए हमें आवेश Q1 की वजह से बनने वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य बराबर होगा आवेश Q तथा किसी और आवेश के कारण बनने वाले विभव के गुणनफल के, यानी यहाँ पर कार्य W2 होगा Q2 गुणा V1, या इसे लिख सकते हैं W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। दोस्तों यहाँ पर R12 Q1 और Q2 के बीच की दूरी है और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जैसा कि हमने देखा था कि ये किया गया कुल कार्य बराबर होगा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के, यानी आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। अब मान लीजिए कि इसी निकाय में हम एक और आवेश Q3 को लाना चाहते हैं, तो क्या अब इस नए निकाय की स्थितिज ऊर्जा समान रहेगी? जी नहीं, निकाय में आवेश के जुड़ने से स्थितिज ऊर्जा में भी बदलाव आएगा और अब ये आवेश Q3 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का भी योग होगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि Q1 को लाने में किया गया कार्य था 0, जबकि इसकी वजह से इसके चारों ओर दिक् स्थान में बनने वाला विभव V1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। इसके बाद Q2 को लाने में किया गया कार्य था W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12, और इस आवेश की वजह से भी इसके चारों ओर दिक् स्थान में एक और विभव होगा जिसका मान होगा V2, जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 के, यानी अब इस दिक् स्थान में बनने वाला कुल विभव होगा इन दोनों विभव का योग, यानी V12, जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 बटे R1 जमा Q2 बटे R2। और आवेश Q3 को इस विभव में लाने के लिए अब इस विभव V12 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो होगा W3, और जो बराबर होगा Q3 गुणा V12 के, यानी कार्य W3 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q3 बटे R13 जमा Q2 Q3 बटे R23। तो इस पूरे निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य इन सभी आवेशों को एक एक कर स्थापित करने में किए गए कार्य, यानी W1 जो था 0, W2 जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 तथा W3 जो बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q3 बटे R13 जमा Q2 Q3 बटे R23, इनका योग होगा, यानी कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी W1 जमा W2 जमा W3 के, यानी U बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q2 बटे R12 जमा Q1 Q3 बटे R13
जमा Q2 Q3 बटे R23। आइए अब मान लेते हैं कि हम आवेशों का एक ऐसा ही निकाय किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बनाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक निकाय बनाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या क्षेत्र की अनुपस्थिति में बनने वाले निकाय की ऊर्जा के बराबर होगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसी एकल आवेश की बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है। अब हम किसी आवेश Q को अनंत से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P पर लाना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस बिंदु पर विभव VR है, तो इस स्थिति में कार्य W होगा Q गुणा VR और ये कार्य बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के, यानी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी Q गुणा VR के। अब ऐसे ही मान लीजिए कि हमें दो आवेशों Q1 तथा Q2 को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थापित करना है। तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें ये दो आवेश Q1 तथा Q2 को बिंदु P तथा बिंदु Q पर स्थापित करना है। यहाँ पर P तथा Q के बीच की दूरी है R12। इसके अलावा मान लेते हैं कि बिंदु Q पर विभव है VR2 तथा बिंदु P पर विभव है VR1। तो सबसे पहले आवेश Q1 को बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य होगा W1, जो बराबर होगा Q1 गुणा VR1 के। ठीक इसी तरह आवेश Q2 को बिंदु Q पर लाने में किया गया कार्य होगा W2, जो बराबर होगा Q2 गुणा VR2 जमा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पद आवेश Q1 की उपस्थिति की वजह से बनने वाला विभव है। अब कुल स्थितिज ऊर्जा इन दोनों आवेशों को स्थापित करने में किए गए कार्य का योग होगा, यानी W1 जमा W2, अर्थात U बराबर होगा Q1 गुणा VR1 जमा Q2 गुणा VR2 जमा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। आइए अब एक और स्थिति देखते हैं जिसमें एक द्विध्रुव किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव खुद को बाहरी क्षेत्र की दिशा में ही स्थापित कर लेता है और ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत क्षेत्र एक बल आघूर्ण लगाता है, जिसे यहाँ टाउ बाह्य से दर्शाया गया है। तो इस बल आघूर्ण का मान होगा P sin थीटा। यहाँ पर P द्विध्रुव आघूर्ण तथा E विद्युत क्षेत्र है। अब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित करने में किया गया कुल कार्य होगा W बराबर इंटीग्रेशन F डॉट ds, यानी इंटीग्रेशन θ0 से θ1 टाउ बाह्य डॉट d थीटा। अब इसे लिख सकते हैं कि W बराबर होगा इंटीग्रेशन PE sin थीटा d थीटा के, जिसे हल करने पर आता है W बराबर PE ब्रैकेट cos θ0 माइनस cos θ1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव का प्रारंभिक कोण अधिकतम π/2 होगा, जिसे बल आघूर्ण लगाने के बाद किसी निश्चित कोण थीटा तक घुमाया जाता है। यानी ऐसा करने में स्थितिज ऊर्जा होगी U थीटा बराबर ऋणात्मक PE cos थीटा, या इसे लिख सकते हैं कि U थीटा बराबर ऋणात्मक P डॉट E। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा
आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा को और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा को। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी को। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने प्रथम अध्याय में 3 तरह के पदार्थों चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में जाना था। यहाँ इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर इन चालक पदार्थों को किसी बाह्य क्षेत्र में रखा जाए तो ये चालक पदार्थ कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जब किसी चालक पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये मुख्यतः 5 गुण दर्शाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दूसरा, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। तीसरा, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चौथा, चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। और अंत में 5वां, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को लिखा जा सकता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आइए अब इन सभी गुणों को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत को प्रवाहित करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। अब जैसे ही हम इस चालक को एक बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध इस चालक के एक पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। वहीं चालक के अंदर उपस्थित धनात्मक आवेश चालक के दूसरे पृष्ठ पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है जिसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक यानी बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध होती है। वैद्युत आवेशों का ये एकत्रीकरण तब तक होता रहता है जब तक कि चालक के अंदर का वैद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र के बराबर ना हो जाए, जिसकी वजह से ये दोनों क्षेत्र चालक के अंदर एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं और चालक के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाता है 0। अगला गुण है, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। चलिए इसे समझने के लिए हम एक परिस्थिति की कल्पना कर लेते हैं जिसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के पृष्ठ पर उपस्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का एक स्पर्श रेखीय घटक लगाया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्थैतिक स्थिति में आवेश वाहक की गति रुक जाती है, यानी अगर एक विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक लगाया जाएगा तो ये इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा या खींचेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के अनुदिश घूमना शुरू कर देगा और इस गति की वजह से एक पृष्ठीय धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, यानी ये स्थैतिक स्थिति में नहीं रहेगा। यानी ये चालक स्थैतिक स्थिति में तभी रह सकता है जब इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत हो, कुछ इस तरह से। आइए अब बात करते हैं तीसरे गुण की, जो था स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक का टुकड़ा है
जिसके अभ्यंतर में कुछ आवेश उपस्थित है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पहले गुण में देखा था कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी इस चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स भी शून्य ही होगा। और अगर आपको याद हो तो विद्युत फ्लक्स को हम गाउस प्रमेय से प्राप्त कर सकते हैं, यानी फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ पर Q गाउसियन सतह से घिरा आवेश होता है। मान लेते हैं कि इस चालक के अंदर ही एक गाउसियन सतह है, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी होगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसा कि हमने अभी कहा कि किसी चालक के अंदर फ्लक्स होता है शून्य, यानी यहाँ पर फाई की जगह 0 रखा जाए तो समीकरण आएगी 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ इस समीकरण में देखें तो दाएं पक्ष वाली राशि शून्य तभी होगी जब Q यानी आवेश शून्य हो, मतलब कि सारा आवेश इस गाउसियन सतह के बाहर यानी चालक के पृष्ठ पर उपस्थित होगा। अब चौथा गुण है चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। इसे समझने के लिए हम एक चालक के पृष्ठ पर एक आवेश की कल्पना कर लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी इस आवेश को इस पूरे चालक के अंदर या पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, यानी कि यह चालक एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और दोस्तों, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर विभव नियत होने की वजह से कार्य शून्य होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में विभव पूरे चालक में ही नियत रहेगा। और अब आता है अंतिम गुण, जो है आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि इस चालक के पृष्ठ पर कुछ आवेश उपस्थित है, जिसकी वजह से इस पर सिग्मा, जो कि इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, उपस्थित है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है, तो हम इस पृष्ठ के बहुत पास कोई बिंदु P मान लेते हैं, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर भी लंबवत होगा। अब इस बिंदु के चारों ओर एक गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों छोरों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है। अब अगर इस बेलन से गुजरने वाले फ्लक्स को गाउस प्रमेय की मदद से प्राप्त किया जाए तो इसमें सिर्फ एक सिरा, जो कि चालक के पृष्ठ से बाहर है, उसी से ही फ्लक्स प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा सिरा चालक के अंदर है जहां कोई आवेश उपस्थित है ही नहीं। यानी इस परिस्थिति में फ्लक्स होगा d फाई बराबर E डॉट ds, और गाउस प्रमेय से इसे लिखा जा सकता है dq बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट ds। दोस्तों, यहाँ पर dq पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल ds का गुणनफल होगा, और इसे समीकरण में रखा जाए तो समीकरण आएगी सिग्मा ds बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E ds। अब दोस्तों, ds से ds खत्म होने पर आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E। आइए अब एक और परिस्थिति देखते हैं, जिसमें चालक के अंदर कोई गुहा यानी कोई खाली स्थान उपस्थित है। तो दोस्तों, ऐसे किसी गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य ही होता है, यानी ये इस गुहा में रखे किसी पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाकर रखता है, और इसलिए इसे संवेदनशील सामग्री को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, जो कुछ इस प्रकार थे।
चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चालक के समस्त आयतन तथा पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है और आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट से। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी चालक की, जिसे हमने किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा हो, और जानने थे उनके कुछ महत्वपूर्ण गुण। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी कुचालक पदार्थ को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या वो भी एक चालक के जैसे ही व्यवहार करता है। तो आइए देखते हैं कि जब किसी कुचालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो किस तरह से व्यवहार करता है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ विद्युत कुचालक ही होते हैं, यानी इनके अंदर भी विद्युत प्रवाहित करने के लिए मुक्त आवेश वाहक नहीं होते। अब अगर हम ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण देखें तो वो है माइका या फिर तेल। यानी अगर हम किसी कुचालक की तरह किसी परावैद्युत को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखें तो वह भी ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा जैसे कि कोई कुचालक पदार्थ करता हो। अगर आपको याद हो तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कोई चालक बाहरी क्षेत्र में रखा हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के एक ओर एकत्रित हो जाते थे। तो क्या कोई कुचालक यानी कि कोई परावैद्युत जैसे कि माइका, अगर हम इन्हें किसी विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें इस परावैद्युत पदार्थ के आणविक स्तर पर जाना होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने यह भी बताया था कि अणु दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय अणु तथा ध्रुवीय अणु। तो हम एक एक कर इन दोनों ही प्रकार के अणुओं के लिए परावैद्युत पदार्थ के गुणों को समझेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी अध्रुवीय अणु वाले परावैद्युत को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कैसे व्यवहार करता है। दोस्तों, इसे समझने से पहले मैं ये बता दूं कि अध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनका कुल ध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है, यानी किसी क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई सामान्य अणु। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये अणु खिंच जाते हैं, यानी इनका नाभिक क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सभी अणुओं के अंदर एक ध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अणु अपना आबंध तोड़े बिना ही खिंच जाते हैं, और किसी परावैद्युत की ये क्षमता कि उसके अणु कितने विद्युत क्षेत्र तक बिना आबंध तोड़े काम करते हैं परावैद्युत क्षमता कहलाता है। खैर, इस स्थिति में परावैद्युत के अभ्यंतर में कोई आवेश नहीं होता, यानी यह उदासीन होते हैं, जबकि इसके दोनों पृष्ठों पर क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश बन जाता है, जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा p होता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को ध्रुवीकरण कहा जाता है और परावैद्युत को ध्रुवीकृत कहा जाता है। परावैद्युत के ध्रुवीकृत होने पर, यानी उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश बनने की वजह से एक विद्युत क्षेत्र इस परावैद्युत के अंदर भी बन जाता है, जिसकी दिशा आरोपित क्षेत्र के विपरीत होती है, और इसी वजह से ये आरोपित क्षेत्र को कम कर देता है। लेकिन दोस्तों,
ध्रुवीकरण की वजह से बनने वाला क्षेत्र इतना नहीं होता कि वो बाहरी क्षेत्र को खत्म कर सके। इसका मान हमेशा आरोपित क्षेत्र से कम होता है, जिसकी वजह से ये बस बाहरी क्षेत्र में कमी लाता है। अब ठीक इसी तरह अगर एक ऐसा परावैद्युत माने जिसके अणु ध्रुवीय होते हैं, यानी उनका कुछ न कुछ ध्रुवीय आघूर्ण होता है, लेकिन बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये ध्रुवीय आघूर्ण यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से कुल द्विध्रुवीय आघूर्ण को शून्य माना जाता है। लेकिन जैसे ही इस परावैद्युत पर एक बाहरी क्षेत्र लगाया जाता है, इसके अणु खुद को घुमाकर बाहरी क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस पदार्थ का एक कुल द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हो जाता है और पहले के जैसे ही ये आघूर्ण विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। दोस्तों, इस कुल द्विध्रुवीय आघूर्ण को P से दर्शाया जाता है और जिसका मान होता है P बराबर काई E गुणा E। दोस्तों, यहाँ पर काई E को वैद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है और ये द्विध्रुवीय आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के आनुपातिक होता है। आइए अब समझते हैं हमारा आज का तीसरा विषय, संधारित्र तथा धारिता को। दोस्तों, संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें वैद्युत आवेश को ऊर्जा के रूप में संरक्षित करने की क्षमता होती है। ये उपकरण विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथक दो चालकों का निकाय होता है। इसमें एक पत्र पर धनात्मक और दूसरे पत्र पर बराबर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है। इसके अलावा संधारित्र की आवेश को संरक्षित करने की क्षमता धारिता कहलाती है, जिसे मापा जाता है Q को V से भाग करके, यानी C बराबर Q बटे V। दोस्तों, यहाँ पर C धारिता, Q संधारित्र पर आवेश तथा V संधारित्र पर विभव कहा जाता है। अगर हम इनके मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, यानी धारिता का मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे फैराड भी कहा जाता है। यानी एक फैराड बराबर होता है एक कूलाम प्रति वोल्ट के। दोस्तों, संधारित्रों के बारे में हम और अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा परावैद्युत पदार्थों को और देखा कि किस तरह से परावैद्युत के अंदर ध्रुवीकरण होता है, और अंत में हमने समझा संधारित्र को और देखा धारिता को कैसे मापा जाता है और इसका क्या मात्रक होता है। अगले वीडियो में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कुछ और विषयों की, जो कुछ इस प्रकार हैं: समांतर प्लेट संधारित्र और धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का छठा भाग समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की और जानेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र से और खोजते हैं कि इस प्रकार के संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो दोस्तों, एक समांतर प्लेट संधारित्र में दो पतली चालक पट्टिकाओं को एक दूसरे के सामने समानांतर रखा जाता है और इन्हें एक छोटी सी दूरी से पृथक किया जाता है। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी के तुलना में
इन पट्टिकाओं का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन पट्टिकाओं के बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। इनमें से एक पट्टिका को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस पर धनात्मक Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूसरी पट्टिका को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है और जिसकी वजह से इस पट्टिका पर ऋणात्मक Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब धारिता जानने के लिए हम संधारित्र से जुड़ी कुछ राशियों को जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर Q संधारित्र पर आवेश कहा जाता है, जबकि D दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है। A को चालक पट्टिका का क्षेत्रफल कहा जाता है। इसके अलावा दोनों पट्टिकाओं के बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र E से दर्शाया जाता है। इनके साथ साथ दोनों पट्टिकाओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो Q/A होता है, इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है और दोनों पट्टिकाओं के बीच उपस्थित वायु या किसी कुचालक पदार्थ की पारगम्यता को एप्सिलॉन नॉट से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, धारिता को जानने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि चालक पट्टिकाओं के बीच वायु या निर्वात उपस्थित है। अब जैसे कि हम अपने पहले अध्याय में देख चुके हैं कि किसी पतली चालक पट्टिका की वजह से बनने वाला विद्युत क्षेत्र E होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और जो बराबर होता है Q/A एप्सिलॉन नॉट के भी, और विभव होता है विद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी का गुणनफल, यानी विभव V होगा QD/A एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि किसी संधारित्र की धारिता होती है Q/V, तो यहाँ पर V का मान ऊपर वाले समीकरण में रखने पर C यानी धारिता आती है QA एप्सिलॉन नॉट बटे QD, या फिर इसे लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बटे D। आइए अब एक और परिस्थिति लेते हैं जिसमें पट्टिकाओं के बीच कोई कुचालक पदार्थ यानी कि कोई परावैद्युत उपस्थित है। मान लेते हैं कि इस परावैद्युत की मोटाई T है और इस पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति एप्सिलॉन है। इसके अलावा K इस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पट्टिकाओं के बीच दो माध्यम हैं, एक वायु और दूसरा परावैद्युत पदार्थ। चलिए मान लेते हैं कि वायु में विद्युत क्षेत्र को EA से दर्शाया जाता है, जबकि किसी परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र को EM से दर्शाया गया है। अब जैसा कि हमने कहा था कि विभव होता है E/D, तो यहाँ पर दो माध्यम होने की वजह से विभव V होगा EA गुणा D/T जमा EM/T, यानी वायु में विद्युत क्षेत्र और वायु माध्यम की मोटाई का गुणनफल तथा परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई का गुणनफल का योग, और किसी चादर की वजह से बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन, यानी यहाँ पर समीकरण बन जाएगी V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा D/T जमा सिग्मा बटे एप्सिलॉन गुणा T। अब सिग्मा और एप्सिलॉन का मान रखने पर समीकरण आती है V बराबर Q/A एप्सिलॉन नॉट गुणा D/T जमा Q/A एप्सिलॉन नॉट K गुणा T, जिसे हल करने पर आता है विभव V बराबर Q/A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D/T जमा T/K। और जैसा कि हम जानते हैं कि धारिता होती है Q/V, तो विभव V का मान ऊपर वाली समीकरण से इस समीकरण में रखें तो धारिता आएगी
C बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट T घटा T जमा T बटे K, जिसे हल करने पर आता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे T घटा T जमा T बटे K। अब दोस्तों, अगर हम माने कि दोनों पट्टिकाओं के बीच में एक से अधिक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हैं कुछ इस तरह से, तो इस निकाय में कुल धारिता को प्राप्त करने के लिए हम उपयोग करेंगे किसी एक परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में बनने वाली धारिता के फॉर्मूले की, और इस तरह से इस निकाय के लिए कुल धारिता होगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे T घटा T1 जमा T2 जमा T3 और इसी प्रकार से। इसके अतिरिक्त जमा T1 बटे K1 जमा T2 बटे K2 जमा T3 बटे K3 एंड सो ऑन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा समांतर प्लेट संधारित्र को और निकाला उसकी धारिता को, और इसके अलावा जाना किसी धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विषय संधारित्रों के संयोजन की, जो मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन, जिन्हें हम इस वीडियो में एक एक कर समझेंगे और प्राप्त करेंगे कि ऐसे संयोजन की कुल धारिता कितनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं संधारित्रों के संयोजन को। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की और उसके बाद पार्श्व क्रम संयोजन की। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र एक दूसरे के दाएं बाएं में जुड़े रहते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये तीनों ही संधारित्र आपस में दाएं बाएं में जुड़े हैं, जिसकी वजह से संधारित्र का ऋणात्मक सिरा दूसरे संधारित्र के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इन तीनों ही संधारित्रों की धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है, जबकि इनकी वजह से बनने वाला विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। दोस्तों, इस तरह के संयोजन में सभी संधारित्र पर एक समान आवेश उत्पन्न होता है, जिसे यहाँ Q से दर्शाया गया है। तो इस परिपथ में कुल विभवांतर V प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर का योग होगा, यानी V बराबर V1 जमा V2 जमा V3। अब जैसा कि हम जानते हैं कि V1 होता है Q बटे C1, ठीक इसी तरह V2 होगा Q बटे C2 तथा V3 होगा Q बटे C3। तो कुल विभवांतर V को लिखा जा सकता है V बराबर Q बटे C1 जमा Q बटे C2 जमा Q बटे C3। दोस्तों, इस समीकरण के दाएं पक्ष में Q को कॉमन निकालकर अगर हम बाएं पक्ष की ओर ले जाएं, तो V बटे Q जो बराबर होता है 1 बटे C के, वो आएगा 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2 जमा 1 बटे C3। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की कुल धारिता होती है 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 जमा 1 बटे C2 जमा 1 बटे C3 के। यानी हम इन तीनों संधारित्रों को एक ऐसे संधारित्र से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसकी धारिता
इनकी कुल धारिता के बराबर हो। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के संयोजन की, जो कहा जाता है पार्श्वक्रम या समांतर संयोजन। दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, यानी इन सभी संधारित्रों के धनात्मक सिरे एक साथ, जबकि ऋणात्मक सिरे एक साथ जुड़े रहते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में इन तीनों ही संधारित्र, जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है, ऊपर नीचे जुड़े हैं। इसके अलावा इस प्रकार के संयोजन में किसी एक संधारित्र के लिए विभवांतर का मान वही होता है जो इस पूरे परिपथ के लिए है, और इस विभवांतर को बनाए रखने के लिए हर एक संधारित्र ठीक उसी प्रकार से आवेशित भी होता रहता है। यानी इस परिस्थिति में जो चीज बदलती है वो है आवेश। यानी इस परिपथ में कुल आवेश प्रत्येक संधारित्र पर मौजूद आवेशों का योग होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि कुल आवेश Q बराबर होगा Q1 जमा Q2 जमा Q3 के। अब जैसा कि हमें पता है कि Q1 बराबर होता है C1 गुणा V के, ठीक इसी प्रकार Q2 बराबर होगा C2 गुणा V और Q3 बराबर होगा C3 गुणा V के। तो यहाँ पर कुल आवेश Q होगा C1V जमा C2V जमा C3V। दोस्तों, यहाँ से V को कॉमन निकालकर और समीकरण के बाएं पक्ष की ओर ले जाने पर Q बटे V जो बराबर होता है C के, वह आता है C1 जमा C2 जमा C3। यानी इस परिस्थिति में भी इन तीनों संधारित्रों को एक ऐसे संधारित्र से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसकी धारिता इन तीनों संधारित्रों की धारिता का योग होगा। आइए अब आज के इस वीडियो में समझाए गए विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, दो संचकों को जिनकी धारिताएं 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और 10 वोल्ट का विभवांतर संयोजन पर लगा दिया गया है। संचकों पर आवेश का परिमाण निकालें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता होती है 1/C बराबर 1/C1 जमा 1/C2, जिसे हल करने पर आता है C बराबर C1 गुणा C2 बटे C1 जमा C2। और दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि C1 बराबर है 5 माइक्रोफैरड, C2 बराबर है 10 माइक्रोफैरड और V बराबर है 10 वोल्ट के। तो इन सभी राशियों का मान समीकरण में पुट करने पर तथा इसे हल करने पर धारिता C आएगी 3.33 माइक्रोफैरड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश बराबर होता है, यानी यहाँ पर Q आएगा C गुणा V। अब फिर से हम यहाँ पर C तथा V का मान रखें तथा इसे हल करें तो Q आता है 33.3 माइक्रोकूलम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज की इस वीडियो में हमने समझा विभिन्न प्रकार के संधारित्रों के संयोजन को, जो थे श्रेणी क्रम संयोजन, और प्राप्त की उसकी कुल धारिता, जबकि दूसरा था पार्श्व क्रम संयोजन जिसकी कुल धारिता थी C1 जमा C2 जमा C3। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा की और जानेंगे वन डे ग्राफ जनित्र को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी बैटरी को किसी संधारित्र की पट्टियों से जोड़ते हैं तो वो बैटरी उस संधारित्र को आवेशित करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे संधारित्र आवेशित होता जाता है उसकी पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर भी लगातार बढ़ता जाता है, जिस वजह से बैटरी को लगातार बढ़ते विभव के साथ साथ
पट्टिकाओं को आवेशित करने में ज्यादा कार्य करना पड़ जाता है और संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित करने के लिए बैटरी को जितना कार्य करना पड़ता है वो सब इस संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस संरक्षित ऊर्जा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम कल्पना करते हैं एक ऐसे संधारित्र की जिसकी धारिता C है और जिसमें आरंभ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अब जैसे ही हम इस संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ेंगे, ये बैटरी इस संधारित्र को आवेशित करना शुरू कर देगी। मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद ये बैटरी इस संधारित्र को इतना आवेशित कर देती है कि इसकी पट्टिकाओं के बीच V विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस समय पर पट्टिकाओं पर उपस्थित आवेश Q होगा C गुणा V। अब मान लेते हैं कि ये बैटरी एक और छोटा सा आवेश dQ इन पट्टिकाओं पर स्थानांतरित करता है। तो ऐसा करने के लिए इसे इस विभव V के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और ये कार्य dW होगा जो बराबर होगा V गुणा dQ के। और यदि हम V का मान रखें तो यह बराबर हो जाएगा Q बटे C dQ के। अब पूरा आवेश Q स्थानांतरित करने में किया गया कार्य प्राप्त करने के लिए हम इस समीकरण को समकलित करेंगे, यानी W बराबर इंटीग्रेशन 0 से Q बटे C dQ जो बराबर होगा 1 बटे C इंटीग्रेशन 0 से Q dQ के, जिसे हल करने पर आता है 1 बटे 2 Q की घात 2 बटे C। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि Q बराबर है C गुणा V के, यानी व्यंजक में Q की जगह CV रखें तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U होगी 1 बटे 2 CV की घात 2। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे जनित्र की जिसे अत्यधिक विभव उत्पन्न करने के लिए सन 1931 में एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री R.J. वान डे ग्राफ ने बनाया था। दोस्तों, ये एक ऐसा जनित्र होता है जिसे अत्यधिक विभव, जिसका मान लगभग 5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट तक उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कि आवेशित कणों को त्वरित किया जा सके। ये जनित्र स्थिर वैद्युतिकी के 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है जो कुछ इस प्रकार हैं। वैद्युत आवेश का स्थानांतरण बिंदु चालकों पर बहुत तेजी से होता है और आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर ही उपस्थित रहता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गोलीय खोल है जो कि चालक है और इसकी त्रिज्या को अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से दर्शाया जाता है तथा इस पर उपस्थित आवेश धनात्मक Q है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चालक के अंदर विभव का मान उसकी सतह पर विभव के मान के बराबर ही होता है, यानी इस खोल के अंदर विभव V1 होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R। अब हम इस गोलीय खोल के अंदर एक छोटा सा गोला जिसकी त्रिज्या R और जिस पर धनात्मक Q आवेश उपस्थित है किसी तरह से रख पाते हैं। तो इस दूसरे गोले की वजह से पहले खोल की सतह पर बनने वाला विभव होगा V2 बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जबकि इसकी खुद की सतह पर बनने वाला विभव होगा V3 जो बराबर होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R के। अब बाह्य खोल पर धनात्मक कैपिटल Q तथा धनात्मक स्मॉल q आवेश की वजह से कुल विभव होगा VA जो बराबर होगा V1 जमा V2 के, यानी VA बराबर होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कैपिटल Q बटे कैपिटल R जमा स्मॉल q बटे कैपिटल R। ठीक इसी तरह आंतरिक गोले पर
धनात्मक कैपिटल Q तथा धनात्मक स्मॉल q आवेश की वजह से कुल विभव होगा VB, जो बराबर होगा V1 जमा V3 के, यानी VB बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कैपिटल Q बटे कैपिटल R जमा स्मॉल q बटे स्मॉल r। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि VB का मान हमेशा VA से बड़ा है और इन दोनों गोलों के बीच का विभवांतर है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट 1 स्मॉल r घटा 1 कैपिटल R। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों गोलों के बीच विभवांतर गोलीय खोल पर उपस्थित आवेश धनात्मक कैपिटल Q से स्वतंत्र है, यानी कि हम इस गोलीय खोल का विभव आंतरिक गोले की मदद से कितना भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें बस दोनों गोलों को किसी तार से जोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आवेश अधिक विभव यानी आंतरिक गोले से कम विभव यानी बाह्य गोले पर आ जाएगा, जिससे इस पर आवेश का एकत्रीकरण होगा और इसका विभव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए अब समझते हैं कि यह वान डे ग्राफ जनित्र, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है तथा यह किस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों, कई मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ एक विशाल चालक खोल को संभाले रखता है। इसमें 2 घिरनियां लगी होती हैं, जिसमें एक घिरनी खोल के केंद्र पर तथा दूसरी फर्श के पास होती है। इन दोनों घिरनियों से होकर एक लंबा, पतला, बिना सिरे वाला विद्युत रोधी पदार्थ का पट्टा गुजरता है। इस पट्टे को निचली घिरनी से जुड़े किसी मोटर द्वारा निरंतर घुमाया जाता है। यह पट्टा निरंतर ही उस आवेश को जो नीचे लगे ब्रश द्वारा पट्टे पर छिड़का जाता है, नीचे से ऊपर शीर्ष तक ले जाता है। यहाँ यह अपने धनावेश को बड़े खोल से संयोजित दूसरे चालक ब्रश को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार धनावेश खोल पर स्थानांतरित होकर उसके समस्त बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है और इस प्रकार इस ढंग से 6 अथवा 8 मिलियन वोल्ट तक की उच्च वोल्टता का अंतर बनाए रखा जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि इस ऊपर वाले गोले के पास कोई चालक पदार्थ लाया जाए तो यह अपना पूरा आवेश उस चालक पदार्थ को स्थानांतरित कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आपका शरीर, जो कि एक चालक है, किसी विद्युत कुचालक के ऊपर खड़ा होकर इस ऊपरी गोले को छूता है, तो यह गोला अपना सारा आवेश आपके शरीर में स्थानांतरित कर देगा और आपके बाल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। किंतु यदि आप किसी कुचालक जैसे कि लकड़ी का बेंच या रबड़ के जूते पहनकर नहीं खड़े हैं, तो आपके शरीर को एक बिजली का झटका भी लग सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा को और उसका व्यंजक भी प्राप्त किया। इसके साथ ही हमने समझा वान डे ग्राफ जनित्र को।